पढ़ना है एमपी मध्य प्रदेश। देर ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है। अब डियर, एक समय आपको पता होगा ये जो मध्य प्रदेश है वह भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, मगर आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे आपका छत्तीसगढ़ को काट करके अलग कर दिया गया। और इतिहास के समय में मध्य प्रदेश का नाम था अवंती, और अवंती के राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक। मित्रों याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश ये भारत का ठीक बीचों बीच स्थित राज्य है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश। मध्य का प्रदेश है मध्य प्रदेश। अब डियर, वर्तमान समय में आपको पता है सन 2002 में कब इससे अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़? सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, 3 राज्य नए बने थे। एमपी को काट करके छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड, और बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था। अब डियर, तो छत्तीसगढ़ को अगर रैंकिंग पूछे तो भारतीय गणतंत्र का 26वां राज्य है, 27वां उत्तराखंड है, 28वां झारखंड है। लेकिन हमको आज जो पढ़ना है वह कौन सा राज्य पढ़ना है? मध्य प्रदेश। डियर, ये मध्य प्रदेश आप देखिए, यह पूरी इसकी एरिया है। डियर, ये आपका पूरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये पूरा एरिया आपका एमपी। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो काफी समय तक लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री थे भी, और वर्तमान समय में एक बार बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन पुनः आपका राजनीतिक कारणों से वहां पर मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, और वर्तमान समय में वहां के मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। डियर याद रखिएगा। और डियर, मध्य प्रदेश में डियर आइए शुरू करते हैं। एक यूपी का जो जिला है सोनभद्र, जिसके संदर्भ में आप जानते हैं सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जिसकी जो सीमाएं हैं जिला की वह 4 राज्यों से स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो सोनभद्र आप बताएंगे। वहाँ एमपी की भी सीमा है, और छत्तीसगढ़ की भी सीमा है, झारखंड की भी सीमा है, और बिहार की सीमा है। और ये जो सोनभद्र है इसका जो मुख्यालय है वह रॉबर्ट्सगंज है। रॉबर्ट्सगंज उसका मुख्यालय है। जैसे यहाँ पर आप मऊ का मुख्यालय मऊ खुद है, आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय आपका आजमगढ़ है, लेकिन सोनभद्र का कोई सोनभद्र मार्केट आप खोजेंगे तो वह आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका जिले का नाम तो है बट उस नाम से कोई सिटी नहीं है। जैसे आप कुशीनगर को खोजेंगे कि कौन सा शहर है, वहां कुशीनगर, आपको कोई शहर नहीं, उसका मुख्यालय है पडरौना मुख्यालय है उसका। उसी प्रकार से ये जो सोनभद्र है उसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। और यहाँ पर बहुत सारी इकाइयां हैं, जैसे ओबरा की तापी इकाई वहीं पर है। ओबरा की जो कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मित्रों, सोनभद्र में एक बहुत बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना। मित्रों आप जानिएगा, उत्तर प्रदेश की एकमात्र पन बिजली परियोजना है रिहंद परियोजना। ये पूछा था इस बार
और रिहंद परियोजना जिस नदी पर है वो नदी का नाम है रिहंद नदी, और है कहाँ? सोनभद्र में। और डियर उस परियोजना के थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा जलाशय बना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जलाशय का थोड़ा हिस्सा एमपी में भी है और काफी हिस्सा यूपी में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर मित्रों कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं सोनभद्र में। और यहीं पर रेणुकूट, जहाँ पर एल्युमिनियम का कारखाना है बहुत बड़ा। आगे बढ़ेंगे डियर, आप जरा देखिए, अपना अपना मैप निकाल कर देखिएगा। सोनभद्र के पास एक स्थान मिलेगा सिंगरौली। कौन सा मित्रों? सिंगरौली। आप देखिए मिला सिंगरौली। इसके संदर्भ में आप नोटेट कर सकते हैं, कोयले की सबसे मोटी परत अगर भारत में कहीं मिली है, सबसे मोटी परत जहां भी भारत में कोयला मिलता है मित्रों, आपको पता है कोयला झारखंड में भी मिलता है और बंगाल में भी मिलता है, असम में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो ये और भी स्थान हो सकते हैं, बट ये सब मेन फेमस एरिया है जहां से कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो डियर अगर पूछता है भारत में कोयले की सबसे मोटी परत वह किस स्थान पर पाई जाती है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश। ये सिंगरौली जो स्थान है वहां पर कोयले की जो परत है वह सबसे मोटी परत है। और मित्रों सिंगरौली के बगल में आप बढ़ेंगे तो रीवा मिलेगा, रीवा से और आगे जाएंगे तो सतना। अब डियर सतना क्यों फेमस है? तो मित्रों आपका यहाँ पर सीमेंट के बहुत ज्यादा कारखाने हैं। सतना में सीमेंट के बहुत ज्यादा कारखाने हैं। अब यहाँ पर सीमेंट का अधिक कारखाना होने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि ये आपका सतना, रीवा, पन्ना और ये आपका सिंगरौली और जितना भी सोनभद्र ये सारी एरियाएं हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट यह किस पर्वत श्रेणी पर है? आपका विंध्याचल पर है। किस पर है? विंध्याचल पर। डियर किस पर है मित्रों? विंध्याचल पर। तो अब चूंकि पर्वत से मिल जाता है पत्थर, अब पत्थर को ही पीस करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट का आपने देखिएगा कंपोजिशन इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है सीमेंट का। सीमेंट को देख लीजिएगा कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे बनता है। और सीमेंट एक तरह से डियर मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। वह पत्थरों को पीस करके और फिर आपका एक भट्टी में पका करके फिर अलग से फिर दोबारा पिसाई करके अलग अलग सिस्टम से पत्थरों को पहले क्रूसर द्वारा तोड़ा जाता है। तोड़ करके फिर एक आपका बड़ा सा सेप्ट होता है, उसमें उसको पकाते हैं। एक तरफ कोयले को जला करके आग पहुंचाते हैं, उसमें पकाते हैं, उसमें कैंकर बनते हैं, वो आगे जा करके उसकी पिसाई करते हैं। पीस करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो रीवा सतना का एरिया है वह सीमेंट के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे डियर देखिएगा, आगे मित्रों एक जिला मिलेगा आपका पन्ना। अब पन्ना जिला की क्या विशेषता है? हाँ तो डियर आपका हीरे का खनन वहां से होता है। पन्ना जिला में हीरे की खदानें बहुत ज्यादा हैं। तो एमपी का जो पन्ना है ना डियर, वह क्यों फेमस है? तो हीरे की खदान है। क्या है डियर? हीरे की खदान के लिए फेमस है कौन? पन्ना जिला। और डियर इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान मिलेगा पन्ना से थोड़ा ऊपर, खजुराहो। मित्रों खजुराहो एक स्थान मिला डियर, खजुराहो जो है हिंदू धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है और जैन धर्म का भी एक तीर्थ स्थल है। अब डियर खजुराहो में कंदरिया का महादेव मंदिर, यहाँ पर खजुराहो के पास ही है
कंदरिया का महादेव मंदिर, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान भोलेनाथ महादेव का मंदिर है तो भगवान शिव का होगा। और भगवान शिव का जो बैल है ना डियर, बैल, उसका नाम है नंदी। तो नंदी जो उनका बैल है, वह बैल की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पर है। कहाँ पर? खजुराहो में कंदरिया का महादेव मंदिर। वहां पर आप जाएंगे तो वहां उनका जो भगवान शिव का जो बैल था नंदी, उसका सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? कंदरिया के महादेव मंदिर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आप खजुराहो से एकदम ठीक नीचे आप आ जाइए, प्रदेश जहां लिखा हुआ मध्य प्रदेश, तो 2 के ऊपर लिखिएगा तो देखिएगा तो लिखा होगा जबलपुर। एक स्थान लिखा होगा मित्रों जबलपुर। मिला कि नहीं मिला जबलपुर? ये आपका खजुराहो जहां लिखा है उसी से 1000 कदम नीचे आइए सीधे, और डियर प्रदेश जहां लिखा हुआ है तो 2 के ऊपर मिलेगा आपका जबलपुर। मिला डियर जबलपुर? जबलपुर क्यों फेमस है? वाई गेट्स पॉपुलरिटी आप जबलपुर इन मध्य प्रदेश? सानी बताएंगे आप? अच्छा, देखिए इन्होंने एक कंटेंट बताया, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, जैसे हम लोगों का यूपी का उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, उसी प्रकार से मित्रों मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह जबलपुर स्थित है। कहाँ है? जबलपुर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये जो जबलपुर है वह जिस नदी के किनारे है, वह नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी डियर? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब डियर आइए और बातें जरा इसके बारे में देखिए। जबलपुर डियर आर्मी व्हीकल फैक्ट्री है। क्या है? आर्मी व्हीकल फैक्ट्री। सेना की गाड़ी देखे हैं डियर? सचिन देखे हैं सेना की गाड़ी? वो 4x4 की होती है। 4x4 का मतलब जानते हैं? चारों चक्का में उसका जो है एक्सल अटैच होता है। जैसे हम लोग की कार है ना डियर, तो हम लोग की कार में एक्सल सिर्फ अगले चक्के में अटैच है, पिछला एकदम खाली पीछे से नाश्ता चला जाता है। लेकिन सेना की जो गाड़ियां हैं वो चारों चक्के में एक्सल लगाया जाता है, इसलिए इतना पावरफुल होती हैं कि कहीं भी आप चढ़ा दीजिए, पहाड़ पर, खाई, कहीं भी आपका किसी भी कितना भी खराब रास्ता में सेना की गाड़ी लेके जाएंगे वह फंसेगा नहीं डियर। और दूसरी बात, सेना की जो गाड़ियां होती हैं उनका जो टायर होता है वो काफी बड़ा बनाया जाता है, बड़ा और चौड़ा। बड़ा और चौड़ा। चौड़ा इसलिए बनाते हैं कि चौड़ा बनाने से आपको पता होगा, विज्ञान के छात्र प्रेमचंद विज्ञान की बात कर भी रहे थे। ये आपका डियर, ये देखिए P इक्वल टू प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन A। देखिए प्रेशर जो है वह डिपेंड करता है कि एरिया। अब यहाँ फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या लगेगा उस पर ऊपर से नीचे की ओर, तो वह जो फोर्स होता है वह एक तरह से कहिए तो वेट के द्वारा जो m इंटू जी होता है, यानी कोई भी सेना के जवान ही बैठे हैं उनका भार और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के गुणनफल से जो भार बनेगा। अब कहीं न कहीं आप लोग भी एक बल लगा रहे हैं, वो आप लोग का बल कहाँ पर लग रहा है? ब्रेंच पर लग रहा है, ब्रेंच पर नीचे की ओर। वह आपका बल क्या है? आपके भार के द्वारा क्रिएट हो रहा है। आपका भार जो वेट होता है वह एक सदिश राशि है, उसका वैल्यू होता है भार का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब आपका भार की दिशा नीचे की ओर ही क्यों होती? चूंकि रीजन है कि पृथ्वी हर एक चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है, या स्मॉल जी का जो दिशा होता है वह टुवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर होता है। तो इस सिचुएशन में डियर आपके भार की जो दिशा है वो आपका ग्राउंड की ओर या नीचे की ओर होता है।
और वही आपका क्या है, आपके द्वारा उस ब्रेंच पर लगाया गया क्या हो जाएगा, फोर्स या बल। तो यहां पर ये देखिए प्रेशर को कम करना है तो आप एरिया बढ़ा सकते हैं मित्र। तो टायर जितना चौड़ा होगा वह टायर जमीन में धंसेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से पड़ने वाला दाब क्या हो जाएगा, कम। दाब क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे। तो दाब कैसे डिटरमाइन होता है, फोर्स अपॉन एरिया से होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो आदमी जितना बैठे हैं, या तो आदमी को उठा के खाली करा दीजिए, बाहर उतार दीजिए, फिर उसको निकालिए, या तो टायर चौड़े लगा दें। तो टायर चौड़े लगा देंगे तो आपको आदमी को उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा डियर है, कोई भी गाड़ी का जो टायर होता है वह डायमीटर या रेडियाई को बड़ा करने से क्या फायदा है, रेडियाई को बड़ा करने से ये फायदा होता है उसके चक्रों की जो संख्या होती है वो आपका कम हो जाती है। जैसे स्कूटी है ना डियर, तो छोटा चक्का है, बरसात के सीजन में अगर रास्ता खराब है तो क्यों स्लिप करता है, रीजन होता है कि वो उतनी ही दूरी को अटेंड करने के लिए या उसी स्पीड में उसका रिवोल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत तेज वह नाचता है। और डियर बड़ा चक्का होगा उसका जो रोटेशन होगा बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे अब, तो उसका जो चक्करों की संख्या होती है वो कम होती है, तो स्लिप करने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। और सेना की गाड़ियों में चारों चक्के में एक्सल को अटैच कर दिया जाता है, इसलिए पावरफुल होती है। तो डियर जबलपुर में क्या है, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, यानी सेना की गाड़ियां बनाया जाता है, कहां पर, जबलपुर। एक बात और जरा है डियर, यहाँ जबलपुर जो है एरिया, यहाँ पर डियर ये माउंटेन एरिया है। तो यहाँ पर एक नदी जो आती है नर्मदा नदी, वह पहाड़ की ऊंचाई से आती और सडन फॉल डाउन, एक जगह वह डायरेक्ट गिरती है। तो पहाड़ से आकर के सडन अगर गिरती है तो ये सिचुएशन आपका जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे कोई नदी है, अब पहाड़ की ऊंचाई से आ रही है, सडन फॉल डाउन यानी अचानक वह नीचे गिरे, और नीचे गिरती है तो काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है। तो इस तरह का जो भौगोलिक दृश्य बनता है इसी को आप कहते हैं क्या, जलप्रपात। जलप्रपात डियर जब भी पूछेगा तो जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ये आपको पता होगा डियर, यह किस नदी पर है तो बताइएगा, नर्मदा नदी पर है, क्योंकि जबलपुर के पास वही नदी है, कौन सी, नर्मदा नदी है। तो आपको जबलपुर का जलप्रपात भी याद रहेगा। जबलपुर में जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और जबलपुर में क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एक तो ये भी है, और दूसरा डियर आर्मी व्हीकल फैक्ट्री भी है, कहां पर, जबलपुर। जबलपुर जिस नदी के किनारे है वह नदी कौन सी है, नर्मदा। अब तक जितना पढ़ा मित्रों जरा सबको रिवाइज कर लीजिए एक बार विद इन 1 सेकेंड डियर, 1 मिनट नॉट 1 सेकेंड डियर। एक तो जो स्थान हमने बताया सिंगरौली, वहां पर कोयले की सबसे मोटी परत भारत में अगर कहीं पाई जाती है सिंगरौली में। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंगरौली क्यों फेमस है, आप बता दीजिएगा, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वो अलग बात है डियर, कोयले की मोटी परत को लेके कोई क्वेश्चन करेगा तो बता दीजिएगा। आगे डियर है सतना बताएं, रीवा सतना, ये सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ओके। उसके आगे बताएं पन्ना क्यों फेमस है, एमपी का हीरे की खदान है, वेरी गुड। जानते पन्ना उन्ना में डियर ना, वहाँ के लोग जो होते हैं जैसे गरीब मजदूर ना, वो कुछ नहीं करते हैं, खदानों का जो मटेरियल निकलता है ना वो बाहर फेंके रहते हैं, उसी को दिन भर साफ करेंगे, शाम तक वह 4000 5000 का उसमें हीरे के छोटे छोटे कण पा जाते हैं, और ले जा करके वह अपना बेच करके 4000 5000 खाली मिट्टी उट्टी टारेंगे, उसी में आखा लेके एक करेंगे, उसी में पा जाते हैं। तो वह सब बेच देते हैं, 2000 से 3000 4000 5000 का काम कर लेते हैं वहाँ के मजदूर। मान किसी दिन एक को नहीं मिला, वो आखा लेके घुमाते ही रह गए,
कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका मिल जाता है ज्यादा। तो पन्ना क्यों फेमस है? हीरे के उत्पादन के लिए। उसके बगल में खजुराहो, ये हिंदू और जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। खजुराहो में जो कंदरिया का महादेव मंदिर है वह क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर जो बैल है भगवान शिव का नंदी, उसकी भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा वहीं पर है। कंदरिया खजुराहो और खजुराहो से ठीक नीचे सडन फॉल डाउन, तो प्रदेश जहाँ लिखा हुआ वहाँ द के ऊपर आपको मिलेगा जबलपुर। जबलपुर में हाई कोर्ट है, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है और वहां पर धुआंधार जलप्रपात है। इतनी चीजें आप यहां से रिलेट करके पढ़िएगा। उसके आगे एक स्थान बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक स्थान मिलेगा। कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक एकदम बॉर्डर पर है डियर, यही है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। डिडोरी के पास, डिडोरी देख रहे होंगे आप, या मंडला के बगल में अमरकंटक। अमरकंटक से मित्रों 3 नदियां निकलती हैं भारत की। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, ध्यान से देखिएगा। एक मित्रों आपका ये नदी आती है, कौन सी? नर्मदा नदी, यहाँ भी है। और दूसरी मित्रों यहाँ से निकलती सोन नदी, ये आपका सोन नदी सोनभद्र होते हुए ये आपका पटना के पास गंगा में मिल जाती। और एक नदी है महानदी, तो यह यहाँ से निकल करके उड़ीसा होते हुए निकल जाती। तो 3 नदियां निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। एक बात और जरा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं? ये पहाड़ी है विंध्याचल की पहाड़ी, और नीचे कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। तो 2 पहाड़ियों के बीच में जो नर्मदा नदी निकलती है, तो चूंकि इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है, तो बरसात के दिनों में जब इसमें पानी ज्यादा होता है तो ये नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है डियर, बहुत तेज। चूंकि आपका पानी को फैलने के चांसेस नहीं बनते। उधर भी पहाड़ विंध्याचल, इधर भी पहाड़ सतपुड़ा। इसलिए मित्रों बहुत बार परीक्षाओं में आया है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? जवाब दीजिएगा, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एक बात। दूसरी बात डियर, ये नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच में बहने के कारण जब समुद्र में यह गिरती है तो अपने साथ, चूंकि मैदानी इलाकों से गई नहीं है, तो अपने साथ ज्यादा कुछ मिट्टी रेत बहा के लेके जा नहीं पाती। तो जहां समुद्र में गिरती है वो आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो आपका ऐश्वरी यानी ज्वार नद मुख यानी एक गड्ढा बना देती है समुद्र में। इसीलिए आपको पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की वह कौन सी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो उसमें एक नदी, इसका नाम याद रखिएगा, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी डियर आपका, इसको और भी जो पूछता है कि 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदी यानी भ्रंश घाटी या अंग्रेजी में रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आप बताइएगा, नर्मदा नदी। ये अभी हाल ही में यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था रिफ्ट वैली का, डियर याद रखिएगा। और इसको एक और नाम देते हैं वहां पर, रेवा नदी भी कहते हैं, रेवा नदी, या इसको चंचल नदी भी कहते हैं। किसको? नर्मदा को डियर चंचल नदी भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है डियर दबंग नदी कहा जाता है। कहाँ पर? एमपी में। दबंग नदी इसलिए कि बरसात के दिनों में दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, जब ये नदी फ्लो होती है तो गजब उसमें बेग होता है। अब बेग इतना जबरदस्त होता है डियर कि वह अपने आने वाले बीच में कोई भी बैरियर या रास्ता या पहाड़ या कोई सी सबको तोड़ ताड़ के बहा ले जाती, इसीलिए कहते हैं दबंग नदी। किसको? नर्मदा। आगे बढ़ेंगे डियर, एक आगे बढ़िएगा, एक स्थान आपको मिलेगा यहाँ पर डियर,
एक यहाँ पर मिलेगा इसके बगल में डियर कटनी। कटनी देखिएगा, कटनी रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीजन है कटनी। मित्रों भारत में पता है जितनी भी ट्रेनें हैं वह कटनी से आपका पूरे डाइवर्ट किया जाता है। कटनी से दक्षिण भारत, कटनी से आपका पश्चिमी भारत, कटनी से पूर्वी भारत, कटनी से उत्तरी भारत, यानी हर जगह ट्रेनों को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है कटनी। एक बार कटनी में उसका एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, गोदान समझिए 10 दिन नहीं चल पाई। आप लोगों को पता होगा वहां का एक डिवीजन खराब हो गया और उसके कारण आपका वहां पर ट्रेनें आपका डाइवर्ट नहीं हो पा रही थी, तो काफी दिनों तक ट्रेन नहीं चल पा रही थी गोदान। तो डियर कटनी क्या है, कटनी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्या है डियर? रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीजन है। आगे बढ़ेंगे मित्र, ऊपर मिलेगा एक स्थान ग्वालियर। ग्वालियर मिला, एकदम ऊपर देखिएगा यहाँ मिलेगा ग्वालियर। अब ग्वालियर का क्या फेमस है जरा देखिए। ग्वालियर के राजा थे डियर, ग्वालियर के राजा थे तानसेन। गलत बता रहे हैं आप लोग, क्या इतिहास पढ़े हैं? अब बताइए, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? ग्वालियर के राजा थे तानसेन। मित्रों तानसेन वहां से के थे, ग्वालियर के थे तानसेन, ये बात आपकी 100% सही है। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। वह अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे और लोगों का कहना है मित्रों कि तानसेन जब अपनी धुन बजाते थे ना तो वर्षा होने लगती थी डियर। तानसेन, ये सही बात है डियर। तानसेन, ये मुझको लगता है ये है ना कि उस समय मानसून को देख करके, मानसून जब 2 बजे के बाद जब खूब आसमान में बादल लगते रहे होंगे, बस अब राजा जी कहे रहे होंगे कि अब बजा दीजिए, कुछ मौसम बड़ा बढ़िया है, और उसी समय बजाए होंगे और आधे घंटे के बाद बरसात हो गई होगी, ये कहा जाता है। बट तानसेन जो है अकबर के दरबार में मित्रों नवरत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। और वह अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे। तानसेन को याद रखिएगा, नवरत्नों में एक शामिल किया जाता है। ग्वालियर का जो राजधानी थी, ये पूरी एरिया ग्वालियर की उस समय। ग्वालियर की राजधानी थी मित्रों झांसी, और ग्वालियर के राजा थे गंगाधर राव, और ये रानी थी वहां की रानी लक्ष्मीबाई। और वही आपका अंग्रेजों के खिलाफ 1957 की क्रांति में, 1857 की क्रांति, हाँ डियर, 1857 की क्रांति में वहां पर उस एरिया का नेतृत्व किया था किसने? नाना साहेब और तात्या टोपे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भी आपका अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनका नाम इतिहास में डियर जाना जाता है। और डियर इसके बाद एक स्थान है डियर, यहाँ पर एमपी में एक स्थान मिलेगा आपको बीना। बीना, बीना डियर मिला? हाँ डियर, कहाँ पर है देखा आपने? कहाँ पर? अशोक नगर के नीचे, सीहोर के डियर। ललितपुर जो देख रहे हैं ना, यूपी का ललितपुर, यूपी के ललितपुर के नीचे है आपका बीना। ये मित्रों देखिए 3 स्थान आप याद कर लीजिए, बीना, मथुरा और बरौनी। अब मित्रों बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है, बट है कहाँ? बिहार में। मित्रों मथुरा एक तेल शोधक कारखाना है, लेकिन मथुरा है कहाँ? यूपी में। बीना एक तेल शोधक कारखाना है,
लेकिन ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये तीनों बार बार पूछता है, आप याद रखिएगा। बीना एमपी का तेल शोधक कारखाना है, मथुरा यूपी का एक जिला है और वहां पर तेल शोधक कारखाना है। उसी तरह से बरौनी बिहार में एक प्रमुख तेल शोधक कारखाना है। बीना के बाद डियर आइए जरा इधर बढ़िएगा तो आपको नीचे आएंगे तो विदिशा, विदिशा के नीचे है भोपाल। तो भोपाल के बारे में मौ के ऊपर जो जहां मध्य प्रदेश लिखा है ना, तो मौ के बगल में लिखा होगा भोपाल। अब डियर भोपाल क्यों फेमस है याद रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, पहली बात राजधानी है डियर। अब भोपाल मित्रों क्यों फेमस है? एक 1984 में एक घटना घटी थी। डेट क्या था? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 में मित्रों यहाँ पर एक फैक्ट्री थी। कौन सी? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड। और यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी इसका मालिक था एंडरसन। और डियर ये आपका कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री थी, यानी जो कीटनाशक बनता है खेतों में डालने के लिए, उसी की फैक्ट्री है। कौन? यूनियन कार्बाइड थी आपका, उसी की फैक्ट्री थी। और आप एक बात और जानिएगा, मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है मित्रों, वह कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कीटनाशक दवाएं सबसे ज्यादा बनती हैं कहां पर? भोपाल में। दवाओं के संदर्भ में मित्रों एक शहर मैंने पुणे बताया है महाराष्ट्र का। ये दवाओं के उत्पादन के लिए औषधि का बहुत सारी कंपनियां हैं। मित्रों उत्तराखंड में है ऋषिकेश। उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है डियर ऋषिकेश। डियर हाँ, ऋषिकेश में भी आपका दवाओं के बहुत ज्यादा कारखाने हैं ऋषिकेश में। तो मित्रों भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, अब उसमें क्या हुआ डियर, एक टैंक था मिक गैस का, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये समझिए यूपी टेट में दसनों बार पूछा गया, ये हमेशा पूछता है। कौन सी गैस? मिक गैस। इसको पूरा लिखेंगे तो यम से मिथाइल, आई से आइसो, सी से साइनाइड, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब डियर मिक गैस, तो मिक गैस का एक टैंक था डियर, और उसी के ऊपर से इंजीनियरों ने एक पाइपलाइन दौड़ा दिया। अब डियर तो उसमें पूछा होगा इंजीनियर कोई दूसरा असिस्टेंट या टॉप क्लास, तो बताया होगा उस समय कि पाइपलाइन डियर नई दिशा हो सकता, लेकिन डियर नई पाइपलाइन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी पाइपलाइन जब पुरानी होगी तो कभी भी रिसा हो सकता है। वही हुआ डियर, 10-20 सालों में जब पाइपलाइन पुरानी हुई तो यहीं से क्या हो गया, पानी रिस गया, और पानी आया तो मिक गैस से एक जल की क्रिया हुई, पानी से क्रिया किया। क्रिया करते ही मित्रों जो टैंक था, वो टैंक का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगर मित्रों टैंक का वाल्व अगर खोलते नहीं ना तो टैंक फट जाता। तो या तो वाल्व खोलें तो फिर वाल्व को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर वाल्व को खोलते नहीं और टैंक फट जाता तो टैंक को फटने की दशा में आप उसको बंद नहीं कर पाते। तो मित्रों एक टैंक का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, और टैंकों में मित्रों गेज लगा होता है, जो ऑफिस होती है उसके गेज लगा होता है, गेज में दिखाता है कितना प्रेशर जा रहा है। प्रेशर देखा कहा, अरे जल्दी खोलो इसका वाल्व नहीं तो फट जाएगा। और वही ज्यों वाल्व खोला मित्रों
इसमें से लगभग 93,000 लोगों की, लगभग कितना 93 नहीं है, करीब करीब 25,000, एक कहीं आगे पीछे लोग आपका मरे, मगर आपका लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु आपका हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ दिखाया गया कितना, 4,000 लोगों। ये आपका सरकारी आंकड़ा कहीं भी होता है डियर। उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, पता है आंकड़ा सरकारी कितना कम रहा। जो कोई जैसे ट्रेन कोई दुर्घटना होती है, अब जो उसमें स्लीपर क्लास में जो लोग रहते हैं, जिनका टिकट बाकायदे रजिस्टर्ड होता है, सरकारें उन्हीं को दिखाती। जो चालू लो में टिकट लेके बैठे हैं उनका कोई काउंटिंग नहीं होता आपका। वो टिकट कौन लिए थे कौन नहीं लिए थे, टिकट का कोई नॉमिनेशन से आंकड़ा अटैच नहीं होता है। तो वो उनकी डेड बॉडी आपका सीधे जो है वहां से निकाल करके वो जला दी जाती है। ऐसे उनका कोई आपका मुआवजा नहीं मिलता है। और ये देखो मित्रों, भोपाल गैस त्रासदी के लोगों का आज भी मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये कुछ थोड़ा बहुत मिला भी होगा। और यहाँ का जो केस था अब जो एंडरसन के खिलाफ चल रहा था, और जबकि भारतीय जो कुछ राजनेता थे वह उनके संरक्षण में वह चला गया, अपना भाग गया, अपने देश चला गया। और ये बाद में 1984 का मामला, और ये अभी आपका 2016 में एक कोर्ट में जब ये बात गई कि एंडरसन की मृत्यु हो गई, तो कोर्ट यहाँ की बोली एंडरसन की मृत्यु भले हो जाए, लेकिन मुआवजा उनको जो है केस चलेगा और मुआवजा देगा कंपनी। अब बताइए 84 से लेकर 16, सोचिए कितना साल हो गए, करीब करीब आपका 32 साल के आसपास पहुंच जाएगा ना डियर। अब सोचिए इतना सालों के बाद भी, इसीलिए डियर कोर्ट वोर्ट के जो भी मामले होते हैं भारत में, यहाँ पर जो कोर्ट की प्रक्रियाएं होती उतना लंबी हो जाती। देखिए कोई भी कांड होता है, आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपका फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर आपका सबसे बड़ी अपीली अदालत जानते हैं आप लोग कौन सी है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो होता है वो भारत की सबसे बड़ा अपीली अदालत है। सबसे आखिरी में अपील कहाँ की जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष। तो सबसे ऊंची आपका, वैसे तो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है सबसे हाई, लेकिन उसके बाद भी यदि आपका वहां से भी कोई चीज खारिज हो जाता है तो आपको एक अदालत बना रहता है जहां पर दया याचिका आप दायर करते हैं, वह होता है राष्ट्रपति का अपीली अदालत, वहां पर अपील करता है मित्रों। तो मिग गैस का रिसाव हुआ था, ये आपका बहुत बड़ी त्रासदी थी, गैस त्रासदी। और दुनिया में डियर एक और चेर्नोबिल जो यूक्रेन वाला है, और वो डियर 1986 में हुआ था दुर्घटना। वहां का रिएक्टर, एक रिएक्टर जिससे आपका रिएक्टर आप समझते होंगे जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वहां के रिएक्टर का एक यूनिट फट गया और फटने के कारण डियर वहां पर बहुत ज्यादा लोग, लगभग 93,000 लोग मर गए थे, 93,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी मित्रों आप लोगों को याद होगा इस समय यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है, आज 15वां दिन है, और ये युद्ध पर आपको क्वेश्चन हर हाल में आएगा। जो भी एग्जाम आप देंगे आपको पूछा जाएगा इस युद्ध पर बहुत सारे क्वेश्चंस, इसलिए करंट अफेयर में इस पर पूरा तैयार करिएगा। उसको हम पूरा विवरण हर चीज बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, आपको पता है डियर। और इस समय वहां पर समझिए लगभग पूरे देश में आपका रूस की सेना लगभग प्रवेश कर ली, और यह एक तरह से युद्ध जो है, अब चूंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको ये लगा कि नाटो हमारा साथ देगा, नाटो और अमेरिका, नाटो और अमेरिका, न नाटो खुल करके फ्रंट पर लड़ा और न ही अमेरिका।
अब यूक्रेन अकेले आपका लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इतने बड़े महाशक्ति से, फिर भी डियर आपका 14 या 15वां दिन उनको लड़ते हुए हो गया। हालांकि यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, समझिए पूरा यूक्रेन तबाह हो गया। यूक्रेन एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क था, डेवलपमेंट को लेकर के वहां पर बहुत अच्छा। और वहीं पर मित्रों आप लोगों को पता होगा स्टेपी घास का मैदान, जो पूरे यूरोप में वृक्ष रहित घास का मैदान, बिना वृक्ष वाला घास का मैदान स्टेपी, उसका ज्यादा हिस्सा यूक्रेन में ही आता है। यूक्रेन और नीचे आपका मित्रों काला सागर है, और काला सागर के नीचे एक क्रीमिया स्थान पड़ता है, क्रीमिया। यूक्रेन के बारे में आप जानते हैं, यूक्रेन जो है एक स्वतंत्र देश बना था कब? 1991 में, जब यूएसएसआर टूटा था 15 देशों में, तब आपका एक नए देश का उदय हुआ था जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन की मित्रों सीमाएं आपका रसिया से और पोलैंड से, मोल्डोवा से, रोमानिया से, इन सभी देशों से किनारे किनारे लगती। जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़िएगा, एक देवास क्यों फेमस है बताइए तो जरा। हाँ डियर, नोट छापने का क्या है? कारखाना है। कहाँ पर है मित्रों? देवास में। कहाँ पर है? देवास में। एक रायसेन जिला यहाँ मिलेगा, रायसेन जिला, वहीं पर एक स्थान पड़ता है भीमबेटका। ये भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? आदि मानव के समय आपका भारत की पहली चित्रकला वहीं से मिली है। कहां से? भीमबेटका से। भीमबेटका एक स्थान है जो रायसेन जिले में है, और आदिमानव के समय वहां पर चित्रकलाएं बनती थी, इसलिए भारत की पहली चित्रकला वह भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिली थी डियर। और डियर एक यात्री था, विदेशी यात्री हेलियोडोटस, ये आया था डियर, और इसने विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था। कहां पर? विदिशा में। मित्रों आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही चुनाव लड़ते हैं, विदिशा से। तो विदिशा आपका भोपाल से ऊपर पड़ेगा, सांची के पास। तो मित्रों विदिशा में है गरुड़ ध्वज अभिलेख। कहां पर है? विदिशा में। और यह विदिशा की राजधानी पुष्यमित्रसेन की राजधानी थी नडियर। और उसके बगल में एक स्थान मिलेगा, देवास के बगल में एक स्थान मिलेगा उज्जैन। अब डियर उज्जैन के बारे में देखिएगा। उज्जैन की क्या विशेषता है मित्रों? शिप्रा नदी के किनारे शिप्रा है। अच्छा, छाता वाला छ सही है। चलिए कोई भी है समझ जाएंगे। शिप्रा नदी के किनारे पर है डियर। और उज्जैन को बोला जाता है महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, इसको शॉर्टली बोल देते हैं महाकालेश्वर। ये कहाँ है मित्रों? उज्जैन। उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है, याद रखिएगा। कौन सा मेला? कुंभ के मेले का आयोजन होता है। कहां पर? उज्जैन में। और डियर कुंभ का मेला भारत में 4 जगहों पर स्थापित लगता है, ऑर्गेनाइज होता है। एक उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, एक नासिक गोदावरी नदी किनारे, एक हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार में, और एक आपका प्रयागराज मित्रों गंगा यमुना संगम के तट पर लगता है विश्व का सबसे बड़ा मेला। कौन सा मेला? कुंभ का मेला। और कुंभ लगता है मित्रों 12 साल के अंतराल पर। कुंभ के मेले का आयोजन होता है 12 साल के अंतराल पर। अर्ध कुंभ होता है 6 साल के अंतराल पर, और महाकुंभ की संभावना होती है 75 सालों में एक बार आने का।
इसलिए महाकुंभ आपका जीवन में एक बार ही मिल पाता है, शायद जिसको मिल जाए। हम लोगों को, आप लोगों को, सबको मिला था। पिछले दिनों में कुंभ का मेला महाकुंभ लगा था डियर। आगे डियर है एक शहर है मित्रों, इंदौर। एक शहर इंदौर है। भोपाल में जहां भा लिखा है ना, वहीं पर है डियर क्या, इंदौर। अब मित्रों याद रखिएगा, इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शहर है, एमपी की सबसे बड़ी शहर है, हाईटेक सिटी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे भारत की सबसे स्वच्छ शहर है तो वह इंदौर है। और सबसे आपका डर्टी सिटी, मतलब स्वच्छता के मामले में सबसे लो रैंक किसका है? किसका है डियर? मुझको लगता है पटना का हो। आप देखिएगा, नहीं दिल्ली तो हो ही नहीं सकता डियर, दिल्ली बहुत स्वच्छ है। अच्छा वो अलग की बात है डियर। सबसे स्वच्छता में भारत में सबसे टॉप, और जितनी बार अब तक ये प्रतियोगिता हुई है स्वच्छता का, उसमें इंदौर नंबर 1 पर बना रहा। इंदौर के लोग क्या होता है मित्रों, बहुत ही सिंसियर और समझदार होते हैं। इंदौर के लोग, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं ना, तो चॉकलेट खाकर रैपर वो इंदौर वाले लोग जेब में रख लेते हैं, फिर जहां भी जाते हैं डस्टबिन में आराम से उसको रख देते हैं। आप लोग चॉकलेट खाते होंगे, अपने कुर्सी के अगल बगल गिरा देते हैं, बिस्कुट खाए आपका गिरा दिए। आप लोग ऐसा करते हैं? पता चला प्रेमचंद बस पर बैठे आजमगढ़, अब मूंगफली का इतना बड़ा डब्बा लेके बैठे दिल्ली में, आप अहमदाबाद आते आते पूरा बस में आपका नीचे पूरा मूंगफली आपका खुलराई गिरा दिया। तो ऐसी एक्टिविटी जो करते हैं वो आपका देश हित में स्वच्छता के हिसाब से गलत होता है। तो मित्रों आप लोगों को जागरूकता के तहत मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां भी आप रहें स्वच्छ रखें आप अपने देश को, आप अपने बस को, अपनी ट्रेनों को, जहां भी आप यात्रा करें, ट्रेन हो, बस हो, अपने कोचिंग संस्थान क्लास में बैठे हैं, आसपास कोई चीज़, ये नहीं कि कलम खत्म हो गई बस वहाँ नीचे गिरा दीजिए, नहीं, उसको आपका डस्टबिन में डाल दीजिए, बाहर डाल दीजिए एक जगह आपका, वहाँ से उसको रिसाइकिल कर दिया जाएगा। तो मित्रों इंदौर डियर, आगे डियर एक और स्थान आपको मिलेगा, महू। एक स्थान पड़ता है यहाँ पर महू, मध्य प्रदेश में है महू। यहीं के रहने वाले थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। यही महू, ह के आगे जहाँ लिखा महू, महू आपका एमपी के रहने वाले थे कौन? भीमराव अंबेडकर जी। और डियर ये जो महू है वो महू कैंट है, कैंट। तो कैंट का मतलब होता है डियर कंटोनमेंट जोन एरिया। कंटोनमेंट माने होता है एक ऐसी एरिया जो हर किसी को वहां पर प्रवेश करने का आदेश नहीं होता है, वह एक बाउंडेड एरिया होती। कभी लखनऊ में गए होंगे तो लखनऊ कैंट, तो कैंट मतलब होता है कंटोनमेंट जोन। वहां पर हर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां इंडियन आर्मी, भारतीय सेना रहती। तो महू में मित्रों आपका आर्टिलरी, जो तोप, गोला, बारूद, बम, ये आपका ग्रेनेड, ये सब चीज़ों का जो सेंटर है वो आपका है महू में। तो वहाँ सिखाया जाता है तोप का गोला कैसे चलाएंगे, फिर आपका वो ग्रेनेड कैसे चलाएंगे। ग्रेनेड मित्रों ये होता है एक बम की तरह होता है, लेकिन रीजन होता है उसमें एक पिन होती। अब पिन को आप निकालेंगे, दांत से खींच करके निकालते हैं, पिन को निकालेंगे, पिन अगर निकली उसके बाद 4 सेकंड का समय होता है, 6 सेकंड, 4 सेकंड ही माना जाता है।
आप अच्छा आप इतना बता दीजिए कि आपका आराम से हाथ में ही लिए रहे। क्लियर? 4 सेकंड का समय होता है लगभग, वह इतना समय होता है कि पिन खींचें और फिर 1 2 मतलब इतना फेंकते हैं। अब मान लीजिए जल्दी आप पिन निकाले तुरंत फेंक दिया तो वो भी उठा करके आपका तुरंत फेंक देगा आपके ऊपर, तो पता चलेगा आपके यहाँ फट जाएगा। क्योंकि उस समय उसका एक पिन निकालने के बाद एक फिक्स समय होता है कि इतने सेकंड बाद ही ये फटेगा। अगर उससे पहले आपने निकाल करके और जल्दी में फेंक दिया तो गलत होता है। इसलिए उसका एक टाइमिंग का एक ड्यूरेशन माना जाता है, वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप निकाले तो 1 2 3 तो वो आपका पूरा अंतराल जान जाता है सैनिक, उतने समय बाद फेंकता है कि जाते जाते वहाँ गिरते गिरते फट जाता है। तो ग्रेनेड बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है जो खास तौर पर सेना के पास होता है। डियर, आतंकवादी गतिविधियां भी भारत में इस्तेमाल करती है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।